दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी महिला के कत्ल की है जिसने खुद को बचाने के लिए कोर्ट से लेकर पुलिस तक से मदद की गुहार लगाई। पर उस महिला की गुहार पर न तो कोर्ट ने ज्यादा तवज्जो दी और न ही पुलिस ने उस महिला की गुहार को सीरियसली लिया। और उसके बाद जिस तरह से कातिल ने 300 लोगों के सामने इस महिला का कत्ल किया, उसे देखकर उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों की रूह तक कांप गई। जी हाँ दोस्तों, कातिल ने जिस तरह इस महिला का कत्ल किया, इसे जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। यहाँ तक कि आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि इस महिला का कत्ल करने के बाद कातिल उस पार्टी से भागा भी नहीं, बल्कि उस महिला की लाश के पास बैठकर अपने चश्मे पर लगे खून के धब्बों को इत्मीनान से पोंछ रहा था। अब दोस्तों, आप सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये कातिल कौन था और उस महिला को सरेआम सबके सामने मारना क्यों चाहता था, और आखिर में उस महिला और कातिल के बीच का रिश्ता क्या था। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आगे की कहानी में आपको पता चलेंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है जियाउल्लाह इब्राहिम ज़दे। 80 के दशक में जब जियाउल्लाह करीब 24 साल का था, तब वो पाकिस्तान से ईरान लॉ की पढ़ाई के लिए आता है और यहीं कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि उससे 10 साल बड़ी थी और उसका नाम था ज़हरा। ज़हरा को देखते ही जियाउल्लाह को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है, जिसके बाद 1985 आते आते वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस शादी के सिर्फ 2 साल बाद इनको पहली लड़की होती है जिसका नाम अतीना रखा गया और इसके बाद इनका एक लड़का होता है जिसका नाम अरमान रखा जाता है। 1997 तक आते आते ये पूरा परिवार अफगानिस्तान से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में शिफ्ट हो जाता है और यहीं एडिलेड में रहते हुए ज़हरा ने एक और छोटी सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम अनीता रखा गया। अब जहाँ पर ये परिवार ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुआ था, वहाँ के आसपास के लोग इन्हें बहुत ही इज्जत की नज़र से देखते थे, क्योंकि ये जो ज़ाहिरा थी वो अपने घर में एक हाउसवाइफ की तरह रहा करती थी और अपने बच्चों की अच्छी देखभाल कर रही थी। जबकि जियाउल्लाह ईरान और अफगानिस्तान दोनों से ही लॉ की डिग्री पास करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था और यहाँ वो अब एक जाना माना वकील बन चुका था, जिसकी वजह से उसकी अपनी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट थी। लेकिन ये सिर्फ एक मुखौटा था इस परिवार का, क्योंकि ये जो वकील जियाउल्लाह था, इस घर का सारा करता धरता, इस घर का मुखिया, वो घर के बाहर तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल था, लेकिन घर के अंदर इसकी सच्चाई वही जानते थे जो इस घर में रहा करते थे, यानी कि इसकी बीवी और इसके तीनों बच्चे। असल में उसके बच्चों ने एक इंटरव्यू में बताया कि पिता का प्यार क्या होता है वो तो हमने कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। हमें तो हमारे पिता हमेशा ही जान से मारने की धमकियां देते रहते थे। अपने पति से अपने बच्चों को बचाने के लिए ज़हरा हमेशा घर पर ही रहा करती थी और वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, पर उनके हालात दिन पे दिन बिगड़ते ही चले जा रहे थे। और फिर उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब उनके पिता उनकी माँ को इतना मारते हैं कि उनकी माँ बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती हैं। लेकिन वो इंसान तब भी नहीं रुका और अपनी लातों से उसे मार मार के खुश होता रहा। धीरे धीरे जहाँ एक तरफ बच्चे बड़े हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जियाउल्लाह का गुस्सा और बढ़ता चला जा रहा था। बच्चों से अपने पिता की ये बर्बरता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रोज रोज अपनी माँ को अपने पिता से इस कदर मार खाता हुआ देखकर बेचैन हो जाते थे। वो अपनी माँ को उस जल्लाद से किसी भी कीमत पे बचाना चाहते थे। असल में दोस्तों, फरवरी 2009 में एक दिन जियाउल्लाह अपनी बीवी से इतना नाराज हो गया कि उसे मारते मारते गुस्से में उसके गले पे चाकू तान देता है। और इससे पहले वो कोई और हरकत करता, तभी उसका बेटा जो अब 20 साल का हो चुका था, वो बीच में आ जाता है और अपने पिता को धक्का देकर जमीन पे गिरा देता है और फिर उनसे कहता है कि हम सब आपको अब और नहीं झेल सकते। हम लोग आपको, आपके इस घर को और इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे और दूर कहीं एक ऐसे शहर में अपना घर बनाएंगे जहाँ आपकी परछाई तक भी ना पड़े। बेटे की इस बात पे जियाउल्लाह और ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि अगर तुम लोगों ने इस घर को छोड़कर जाने की बात सोची भी तो इसी घर में तुम सबको बंद करके आग लगा दूंगा। जियाउल्लाह की इस धमकी से ज़हरा डर जाती है और जियाउल्लाह के पागलपन को देखते हुए उसे लगता है कि जियाउल्लाह किसी दिन उसके किसी बच्चे को सच में न मार दे। और फिर अगले ही दिन ज़हरा अपने तीनों बच्चों के साथ उस घर को छोड़कर वहाँ से फ्लाइट पकड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। जब ज़हरा अपने बच्चों के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हुई तो उसे 2 बातें अच्छी तरह से पता थी।
पहली कि उसके पास पैसे आने का कोई साधन नहीं था और दूसरा कि उसका पति इतनी आसानी से उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये बात भी कंफर्म थी कि वो इसका बदला जरूर लेगा और उसी दिन ज़हरा के भाई ने फोन करके उसको बताया कि मेरे पास जीजू यानी जियाउल्लाह का फोन आया था और वो मुझे गालियां दे रहा था और कह रहा था जैसे तुम्हारी बहन मेरे बच्चों को लेकर भागी है मुझसे दूर, मेरी बेइज्जती करी है उसने मेरे समाज में, अब मैं ऐसे ही उसे नहीं जाने दूंगा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद ज़हरा ने सोचा कि क्यों ना वो ऑस्ट्रेलिया से ही बाहर निकलकर वापस अपने देश ईरान चली जाए, लेकिन वह अभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी सबसे छोटी बेटी अनीता अभी एक माइनर थी और अभी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ सकती थी। जिसके बाद इस परिवार ने एक वकील को हायर किया और पूछा कि क्या उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह मिल सकता है और फिर उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया। ज़हरा ने कोर्ट में बताया कि मेरा पति मुझे जान से मारने की फिराक में रहता है, वो कभी भी मुझे या मेरे बच्चों को मार सकता है, इसलिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अब यहाँ उसे प्रोटेक्शन मिलने ही वाला था कि तभी ज़हरा ने अचानक से डाइवोर्स का केस भी फाइल कर दिया। उसने कहा कि मुझे जल्द से जल्द अपनी फ्रीडम चाहिए, मेरी आज़ादी मुझे चाहिए जो मुझे बहुत टाइम से नहीं मिली है और मुझे अब इस इंसान के साथ 1 मिनट भी नहीं बिताना। ज़ाहिरा ने डाइवोर्स तो फाइल कर दिया और अपने पति के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी ले लिया, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई और वो दिक्कत थी इस घर की सबसे छोटी बेटी अनीता, क्योंकि वो 18 साल से कम की थी, इसलिए उसका पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए कभी भी इस घर में आ सकता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही इधर से ज़हरा ने डाइवोर्स फाइल किया, उधर से जियाउल्लाह ने भी डाइवोर्स फाइल कर दिया और यहाँ कोर्ट की अनुमति के अनुसार जियाउल्लाह अब अपनी छोटी बेटी अनीता से मिलने के लिए इस दूसरे घर में आने लगा। लेकिन इस परिवार को पता था कि ये जो इंसान यहाँ मिलने आ रहा है वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। इधर जब भी जियाउल्लाह अपनी बेटी से मिलने के बहाने आता तब अपने परिवार को एक नई धमकी देकर जाता कि तुम सब जल्दी ही इस दुनिया से जाने वाले हो। जिसके बाद इस घर का एकमात्र बेटा यानी कि अरमान पुलिस में अपने पिता के खिलाफ कंप्लेन कराने जाता है, पर पुलिस भी अपने हाथ खड़े कर देती है क्योंकि कोर्ट ने ही जियाउल्लाह को अपनी बेटी से मिलने की इजाजत दी थी, तो अब पुलिस भी उसे रोक नहीं सकती थी। पुलिस अधिकारियों से अरमान को सिवाय दिलासा के अलावा और कुछ नहीं मिला। पुलिस के हाथ खड़ा कर देने के बाद ज़हरा ये समझ चुकी थी कि अब उसे और उसके बच्चों को उसे खुद ही अपने पति से बचाना पड़ेगा। इसके बाद ज़हरा अपना ये घर भी छोड़ देती है और एक नई जगह पर जाकर रहने लगती है। वो अब हर महीने अपना एड्रेस बदलने लगती है ताकि उसके पति को उसका पता ना लगे। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपनी कुछ रातें सड़कों पे सो के बिताई। दोस्तों, अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उनके मन में जियाउल्लाह का कितना खौफ था। ऐसे ही बचते बचाते इन सब का 1 साल निकल जाता है और 1 साल बाद फरवरी 2010 में जियाउल्लाह ने कोर्ट में पिटीशन डाला कि उसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में थोड़ी छूट दी जाए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में क्या था। ज़हरा ने जो कोर्ट से अपने पति के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया था उसमें ये बात साफ साफ लिखी थी कि उसके पति को अपनी बीवी से एक फिक्स दूरी मेंटेन रखनी है, यानी कि वो अपनी बीवी के पास नहीं आ सकता था। और ये बात भी लिखी थी कि जिस भी पार्टी या फंक्शन में ज़हरा जाएगी वहाँ उसका पति नहीं जा सकता था। अब जब जियाउल्लाह ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डाला तो उसे इसमें थोड़ी ढील मिल गई और कोर्ट से यहीं पे गलती हो गई। जो जियाउल्लाह चाह रहा था उसे वो मिल चुका था। इस ऑर्डर के सिर्फ 10 दिन बाद ही यानी कि 31 मार्च 2010 इस दिन को दोस्तों पर्शियन न्यू ईयर के तौर पे भी जाना जाता है और इस दिन ज़हरा पर्शियन न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने बच्चों के साथ एक पार्टी में आती है। इस पार्टी में इनकी कम्युनिटी के बहुत से लोग आए हुए थे। तभी वहाँ जियाउल्लाह भी पहुँच जाता है। उसे देखकर ज़हरा की बड़ी बेटी अतीना तुरंत भागकर गेट पे खड़े बॉडीगार्ड के पास जाती है और उनसे बोलती है कि इस इंसान को अभी के अभी इस पार्टी से बाहर निकालो, नहीं तो ये हमारे परिवार को मार देगा। बॉडीगार्ड ने अतीना की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा कि यहाँ 300 लोग हैं, इतने लोगों के सामने कोई किसी को क्यों मारेगा, और अगर मारना ही रहेगा तो अकेले में मारेगा, और वैसे भी हम लोग यहाँ हैं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। इधर अतीना बॉडीगार्ड से मदद मांग ही रही होती है कि उधर जियाउल्लाह जैसे ही अपनी बीवी के पास पहुँचता है वो तुरंत अपने जेब से एक चाकू निकालता है और एक के बाद एक करीब 8 से 10 बार उस चाकू से अपनी बीवी के गले पर वार करता है। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता तब तक ज़हरा इस दुनिया से जा चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद जियाउल्लाह ने जो किया उसे सुनकर आप और भी चौंक जाएंगे।
क्योंकि नॉर्मली कत्ल करने के बाद लोग भाग जाते हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि यहाँ तो जियाउल्लाह अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश के बगल में आराम से बैठता है और अपने रुमाल से अपने चश्मे पर लगे ज़हरा के खून को साफ करते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ मर गई, अब जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। जिस समाज के सामने तुमने मेरा अपमान किया, आज मैंने अपने उस अपमान का बदला ले लिया है। जियाउल्लाह वहीं बैठा रहता है जब तक कि वहाँ पुलिस नहीं आ जाती, मानो वो पुलिस का ही इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, इसके बाद पुलिस वहां आती है और जियाउल्लाह को गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है। पर अब क्या फायदा, अब तो उसे जो करना था वो कर चुका था। काश पुलिस ने अरमान की बात पर कुछ ही महीने पहले ही जियाउल्लाह को डांट फटकार लगाई होती तो शायद ये दिन इस परिवार को कभी देखना ही नहीं पड़ता। या फिर ये मान ले कि कोर्ट ने अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में ढील ना दी होती तो ये सब हुआ ही नहीं होता। खैर, कोर्ट में सुनवाई के बाद जियाउल्लाह को 26 साल की कैद की सजा दी जाती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस इंसान को बहुत कम सजा दी गई। मेरी माने तो कम से कम उम्र कैद की सजा तो होनी ही चाहिए थी। आपका इस केस को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।